नीतीश कुमार जी ही उस वक्त शराब की दुकान ज़्यादा खुलवाने वाले थे और फिर उन्होंने ही बंद कर दिया कि जदयू का भाजपा में विलय हो जाएगा। ऐसा कुछ है क्या? अफवाह है क्या है कि नीतीश कुमार जी उपराष्ट्रपति बनाए जाए? उसके बावजूद भी ये पार्टी सिर्फ अभी स्टेट पार्टी बन के क्यों रह गई है, पूरे भारत में क्यों नहीं फैला? तो इस पे आप क्या कहेंगे कि विकास दर कितना हुआ है? क्या अगली बार फिर से जदयू ओवरकम कर पाएगी, जदयू वापस से बड़ी पार्टी बन पाएगी बिहार में? दारूबंदी से वाकई बिहार में बेनिफिट हुआ है, नहीं हुआ? तो 2005 के पहले यहाँ कुछ नहीं था, न सड़क था, न पुल पुलिया था, न स्वास्थ्य के क्षेत्र में जर्जर हालत था। विधि व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं थी। 5 बजे के बाद कोई डर से निकलता नहीं था, कोई दिन में भी निकलता था तो संदेह रहता था घर के लोगों को कि भाई सुरक्षित लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार जी नालंदा को ज़्यादा से ज़्यादा विकसित कर रहे हैं? उसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि नालंदा आज बहुत ज़्यादा विकसित हो गया, लेकिन उसके अलग ये सोनपुर का इतिहास खत्म हो रहा है। ये जो सोनपुर मेला है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, उसका इतिहास दिन पर दिन, अभी तो कोविड के वजह से, लेकिन उसके बावजूद भी उनका कुछ ना कुछ हर चीज़ वो बैन होते जा रहा है। लोगों में जो पर्यटक यहाँ आते थे उसमें कमी आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर शिवम और आप देख रहे हैं सीधे आप तक, लोकतंत्र के चौकीदार में। आज हम एक और चौकीदार के साथ बैठे हैं और इनसे जानेंगे देश की हालत व्यवस्था के बारे में, बिहार के बारे में और इनके निजी जीवन के बारे में भी कुछ जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही हम जानेंगे जो बिहार में भी जो हालत बनी हुई है उन पे भी हम कुछ चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं जदयू के सीनियर नेता, प्रदेश महासचिव भी रह चुके हैं, मंगल प्रसाद सिंह। और पहले तो आपका स्वागत है इस एपिसोड में। बहुत धन्यवाद आपको। लोकतंत्र के चौकीदार के संदर्भ में आपने जो कहा, तो राजनीतिक दल और सामाजिक कार्यकर्ता जो है सो लोकतंत्र का प्रहरी होता है, चौकीदार होता है। समाज में जो कुरीतियाँ हैं, अव्यवस्था है और असुरक्षा फैला हुआ है, और जहाँ भी जनता के सवाल को लेकर राजनीतिक दलों का दायित्व होता है तो उसमें चौकीदार का ही अहम भूमिका होता है। चौकीदार जो है सो सामाजिक समस्याओं को लेकर सरकार और प्रशासन तक उस बात को पहुंचाता है ताकि उसका निराकरण सही रूप से विधि सम्मत हो। बिहार में नीतीश कुमार जी का सरकार जब से बना है, एनडीए की सरकार बनी है, तब से बिहार में काफ़ी बदलाव हुआ है। हम इस पे आएंगे, ये तो बात की कड़ी हो गई। हम उससे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि सबसे पहले आप काफ़ी पुराने नेता हैं, काफ़ी सालों से आपने इस राजनीतिक जन सेवा में दिया है अपना समय, तो हम जानना चाहेंगे कि इसके बारे में आप पहले बताएं कि आप सबसे पहले कब आए, क्यों ख्याल आया कि हम डॉक्टर, इंजीनियर या अधिकारी ना बन के कि हम लोगों की सेवा करेंगे, जन सेवा का कार्य करेंगे? सबसे पहले तो हम लोग जब विद्यार्थी थे तो उस समय जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन देश में फैला हुआ था। अधिनायकवाद के खिलाफ में उनका देशव्यापी आंदोलन हुआ जिसमें छात्र नौजवानों ने आंदोलन में शिरकत किया और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को नेतृत्व दिया कि आप इस लड़ाई को लड़िए और लोकशाही की बहाली के लिए आप पूरे देश में संघर्ष कीजिए। जिसमें समाजवादी आंदोलन का भी लोग था, समाजवादी बड़े बड़े नेता उसमें थे, जनसंघ के लोग थे, संगठन कांग्रेस के विभिन्न विचारधारा के लोग, जो अधिनायकवाद उस समय कायम था वर्तमान में, उसके खिलाफ में संघर्ष हुआ और उसी से प्रभावित होकर और ख़ासकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों से प्रभावित होकर समाज के जो अंतिम पंक्ति का लोग था, जो गांव देहात का जो स्थिति था, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की स्थिति, जीवन स्तर भी बहुत अच्छा नहीं था, तो इन सारी बातों को लेकर हम लोग राजनीति में आए। और जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में हम लोग को उस समय हाई स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन भूमिगत रूप से ही उस आंदोलन में काम किए। लेकिन 80 से सोनपुर से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रामसुंदर दास जी उस समय थे, लालू प्रसाद जी उस समय सोनपुर से थे, तो हम लोग समाजवादी आंदोलन के तहत जनता पार्टी लोकदल में हम लोग काम किए, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर के संगठन पर काम किए और जिला और प्रखंड का जो भी समस्याएं थी, जैसे छपरा में विश्वविद्यालय बनाना था, दीघा पहले जा रेल पुल बनाना था, सड़क का निर्माण कराना था, छपरा सोनपुर सड़क का निर्माण कराना था, उस समय बहुत जर्जर स्थिति था सड़कों का। फिर उसके बाद गंगा नदी में पुल के लिए था, रेवा घाट पुल के लिए था। तो ये सब सवाल को लेकर हम लोग विभिन्न स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर आंदोलन करते थे, धरना प्रदर्शन देते थे। तो घर से समर्थन था उस वक्त? जो पिताजी आपके या फिर और जो लोग थे वो समर्थन देते थे कि हाँ ठीक है, या उससे पहले भी लोग राजनीति में थे घर से? हमारे पिताजी मुखिया थे 71 के दशक में और हम लोगों का एक संभ्रांत परिवार था।
हमारे पूर्वज का भी बहुत काफ़ी कंट्रीब्यूशन इस इलाके में लोगों के बीच में था। 1937 में स्कूल वगैरह का भी निर्माण कराए थे। बहुत समर्थवान वो लोग था उस ज़माने में, तो बहुत लोगों को मदद भी किया करते थे। तो सोशल आप क्यों नहीं चुनाव में अभी तक, चुनाव की कोई किसी किसी चुनाव में आपने पार्टिसिपेट किया अभी तक? चुनाव में तो पार्टी लड़ाता है, पार्टी के यहाँ हमने दरखास्त दिया, लेकिन पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला। तो हम लोग तो पार्टी के समर्पित सिपाही हैं। पार्टी का जब आदेश होगा तो लड़ा जाएगा। ऐसे जनता का सेवा और पार्टी के काम हम लोग लगातार करते ही रहे हैं, अभी भी सक्रिय हैं। कई बार ऐसा होता है कि कई नेता जिनको टिकट नहीं मिलता है वो पार्टी बदल लेते हैं, और कई तो ऐसे भी है जो कई कई पार्टी में जा चुके हैं, लगभग सभी पार्टियों में वो जा चुके हैं। तो आप लगभग स्टार्टिंग से उस पार्टी में हैं, अभी तक बने हुए हैं, खुद में काबिले तारीफ़ है, पर ये कैसे? देखिए, हम लोग तो कुछ मिशन के तहत राजनीति में आए हुए हैं। ऐसा नहीं कि हमको कोई पद मिल जाएगा तो पद के लिए ही इधर से उधर जाएँगे। हम लोग अपने जीवन को पूरा समाज सेवा के रूप में समर्पित किया है। अगर मान पार्टी की ओर से कुछ मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिला तो जनता का सेवा जो जिस उद्देश्य के लिए हम लोग राजनीति में अपने पूरे जीवन को दे दिया है, उसमें करते रहेंगे। अभी आपसे जनता दल के बारे में ही बात करें, जदयू के बारे में ही बात करें, तो मैं जब देख रहा था कि करीबन पहले कर्नाटका में भी विधायक थे, लक्षद्वीप में भी मैं देख रहा था कि वहाँ भी विधायक थे, पर अभी मौजूदा स्थिति में केवल बिहार में रह गए हैं। तो इस पार्टी के संदर्भ में आप क्या बोलेंगे कि इतनी पुरानी पार्टी और इतने बड़े बड़े नेता इससे निकले, उनका नियंत्रण था इस पार्टी पे, उनको चला रहे थे, उसके बावजूद भी ये पार्टी सिर्फ अभी स्टेट पार्टी बन के क्यों रह गई है, पूरे भारत में क्यों नहीं फैल रही? देखिए, हम लोगों का जनता दल जो है तो समाजवादी आंदोलन से जुड़ा हुआ लोग इसमें है। समाजवादी आंदोलन का इस देश में जहाँ जहाँ असर रहा है, वहाँ वहाँ प्रयास पार्टी करती है चुनाव लड़ने के लिए, और वहाँ के कार्यकर्ता, वहाँ का लोगों का झुकाव भी होता है। और अरुणाचल में भी हम लोगों का पिछले बार विधायक जीता था, ये हाल में भी मणिपुर में भी जीता है, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हम लोग लड़े हैं। तो विचारधारा के आधार पर पार्टी हम लोगों का चुनाव लड़ती है, और विचारधारा से जो लोग हैं उसमें हम लोग बीच में जाते हैं, कार्यकर्ता जाते हैं। निर्णय जनता को लेना है। हम लोगों का लक्ष्य है कि पार्टी को आम लोगों तक पहुंचाया जाए, और उसी सिलसिले में ये कार्य हो रहा है। बिहार में चूंकि समाजवादी आंदोलन, उत्तर प्रदेश बिहार में समाजवादी आंदोलन का गौर रहा है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी हम लोगों के समाजवादी आंदोलन के नेता थे। जयप्रकाश जी हम लोगों के समाजवादी आंदोलन के नेता थे। और समाजवादी आंदोलन का विभिन्न धारा जो है अभी समाजवादी आंदोलन का प्रभाव पूरे देश से खत्म हो गया? नहीं, ख़त्म नहीं हुआ। विभिन्न क्षेत्रीय पार्टी के रूप में स्थापित अभी है, जैसे उड़ीसा में है, बिहार में है, यूपी में है, और भी कई राज्यों में हैं जो विभिन्न दल के रूप में समाजवादी विचारधारा के लोग जनता के बीच में हैं। 2020 के चुनाव पे आते हैं। एक नाम है जिसके पहले तो पुराने साथी भी रहे हैं, जिसने इस चुनाव में काफ़ी ज़्यादा आघात किया है, चिराग पासवान। निगेटिव पॉलिटिक्स भी आप कह सकते हैं कि निगेटिव पॉलिटिक्स के तहत आज जदयू केवल 43 सीटों पे सिमट के रह गई है, और ये कहा जाता है कि बिहार में नीतीश कुमार ही के वजह से ये चुनाव जीता गया है, पर उनकी जो विधायकों की गिनती होती है तो काफ़ी कम रह गई है, तीसरी बड़ी पार्टी बन के रह गई है। तो इस पर क्या कहेंगे? इसमें तो हम यही कहेंगे कि हम लोगों का भाजपा जदयू के साथ तालमेल था। हम लोगों ने पूरी मुस्तैदी के साथ लड़ा, और जनता का जो जनादेश है उसको हम लोग मान रहे हैं। ये चिराग पासवान जी ऐसा क्या हो गया कि वो नीतीश कुमार के एकदम से खिलाफ ही चले गए? नीतीश कुमार जी तो बिहार के लोगों के लिए बहुत काम किए हैं, बिहार के लोगों के चहेते भी हैं। अब चिराग जी को बहुत महत्वाकांक्षा था, तो उससे जदयू को तो कोई लेना देना है नहीं। वो गठबंधन से बाहर भी चले गए, तो ये गठबंधन से बाहर जाके कोई भी आदमी लड़ सकता है, तो लोकतांत्रिक अधिकार है, उस पर हमको कुछ कहना नहीं है। उसके बाद चिराग पासवान जी लगातार आरोप लगाते रह रहे हैं, क्योंकि चुनाव में तो जो परिणाम आए तो आए। उसके बाद क्या हुआ कि ये आरोप लगा रहे हैं नीतीश कुमार जी पे कि उनकी पार्टी को तोड़ दिया गया, उस चिराग पासवान जी को उनके चाचा से दूर कर दिया गया, उनके परिवार वालों को तोड़ दिया गया, और सीधा सीधा आरोप ये नीतीश कुमार जी पे ही लगाते हैं। अभी हाल ही में उनके बंगले से भी उन्हें खाली करा दिया गया है। तो इसको आप कहाँ तक सही मानते हैं? चिराग पासवान जी तो रामविलास जी के पुत्र हैं। रामविलास जी के असली उत्तराधिकारी तो पारस जी थे। पारस जी ही सब उनका काम करते थे, और उनके राजनीतिक सहयोगी थे, छोटे भाई थे।
तो चिराग जी को तो उनको उत्तराधिकारी मानना चाहिए, उनके नेतृत्व में रहना चाहिए, लेकिन उनकी इतना महत्वाकांक्षा है जिसकी वजह से उनको अपना अलग होना पड़ा। और रामविलास जी के असली वारिस तो पारस जी हैं। अभी हाल में विधान पार्षद का चुनाव हुआ है तो हाजीपुर से उनके प्रत्याशी ही को ही लोगों ने जिताया है। और बंगला खाली करने का जहाँ तक बात है तो वो बंगला तो केंद्रीय मंत्री के रूप में आया, जो सीनियर एमपी है उनके नाम पर, रामविलास जी के नाम पर अलॉट और था। वो तरीके, जिस तरीके से मूर्तियों को तोड़ा गया उसको लेके वो विरोध कर रहे हैं, जिस तरीके से उनको हटाया गया वो तरीका शायद ठीक नहीं था। अब वो तोड़ा गया ये तो हम लोग नहीं जान रहे हैं, लेकिन अखबार में ऐसा दिखाया गया उनके द्वारा कि ये अंबेडकर जी का मूर्ति और रामविलास जी का मूर्ति किया गया। उनको खाली करने का नोटिस दिया गया तो उनको बंगला खाली करना चाहिए। कानूनी रूप से सब लोग खाली करता है, जिसके नाम से आवंटन हो जाता है तो आवंटित जिस व्यक्ति का होता है उसके लिए प्रशासन नोटिस देता है, खाली करवाता है, तो उनको स्वेच्छा से निकल जाना चाहिए। अनावश्यक विवाद ये सब करके और उन लोगों के भी आत्मा को अशांत कर रहे हैं। अभी बिहार में एक मुद्दा बहुत ही हॉट टॉपिक बना हुआ है। बिहार सरकार का ये जो कदम दारूबंदी, ठीक है, ये कहाँ तक सही है इस पे हम बात करेंगे। और साथ ही हम ये जानना चाहेंगे कि दारूबंदी से वाकई बिहार में बेनिफिट हुआ है, नहीं हुआ है। दारूबंदी बहुत एक क्रांतिकारी कदम है। गांव में आप देखिए कि दारू खुलेआम बिकने से पीकर झगड़ा फसाद होता था, आपस में विवाद भी होता था, मारपीट भी लोग करते थे। और गरीब तबका का लोग जो कमाता था आधा से ज़्यादा शराब ही पी जाता था। शराब पी के आते थे, अपनी पत्नी को बाल बच्चे के को खाने उने के लिए भी नहीं देते थे, मारपीट होता था। तो इससे तो एक तरफ से आपराधिक घटना में कमी आई है और दूसरी तरफ शराब बंद होने से एक नया समाज में नया जनरेशन को एक मौका मिल रहा है। जो गरीब तबका के लोग हैं, चाहे साधारण लोग हैं, चाहे गांव में रहने वाले लोग हैं, उनके बाल बच्चे को पढ़ने लिखने में सहूलियत हो रही है, उनका पैसा भी बच रहा है और शांति भी है उससे। ये सवाल एक्चुअली कुछ लोगों का था जिन्होंने कहा था कि आप वहाँ जा रहे हो तो पूछिएगा ज़रूर। जैसे कि कुछ लोगों का ये कहना है कि जितने भी बड़े लोग स्टेट है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, करीब तो वहाँ भी है, लेकिन वहाँ पे जो लोग हैं वहाँ पे दारू बिक रहा है। बिहार सरकार की बहुत बड़ा इनकम का जरिया था शराब टैक्सेस। कुछ नेता ये भी कहते हैं कि नीतीश कुमार जी ही उस वक्त शराब के दुकान ज़्यादा खुलवाने वाले थे और फिर उन्होंने ही बंद कर दिया। तो क्या इसका बीच का रास्ता नहीं निकल सकता है कि रेगुलेट करके शराब को चालू किया जाए वापस से? शराब जो यहाँ बिक्री हो रहा था, जिससे मुख्यमंत्री जी को बाद में महसूस हुआ कि शराब बिकने से पैसा तो आ रहा है लेकिन इससे बहुत ही समाज में वैमनस्य पैदा हो रहा है। और 2015 के चुनाव में जब मिथिलांचल के दौरा पर गए थे तो वहाँ के महिलाओं ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि शराब आप बंद कीजिए। मुख्यमंत्री जी ने वादा किया कि अगर हमको काम करने का मौका चुनाव के बाद मिलेगा तो हम शराबबंदी करेंगे। तो उन्होंने महिलाओं के विचार को और समाज के विचार को देख कर ही इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया। राजस्व की तो कमी हो ही रही है उससे, लेकिन समाज में एक अच्छा वातावरण हो रहा है, एक अच्छा वातावरण पैदा हुआ है। और शराब पीने से 200 तरह की बीमारी होती है, मुख्यमंत्री जी भी बताते हैं, डॉक्टर भी लोग बताता है, इसलिए ये सराहनीय कदम है। लेकिन बंद हुआ है, ठीक बात है, अच्छा कदम है। मैं भी मानता हूँ कि शराब या जो भी नशा वगैरह इंसानों को नहीं करना चाहिए, इससे काफ़ी दूर रहना चाहिए। कदम भी काफ़ी क्रांतिकारी है क्योंकि बिहार जैसे राज्यों में इस तरह का फैसला लेना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कदम है। लेकिन यह भी है कि पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ है, आसानी से अभी भी शराब अवेलेबल हो जा रहे हैं। जो गरीब तबके के लोग जिस चीज़ के लिए पहले 200 दे रहे थे अब वो 1200 दे रहे हैं, 1500 दे रहे हैं। तो कुछ लोग का ये भी कहना है कि इसलिए भी उनकी गरीबी और बढ़ गई है। इस पर क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है, गरीब आदमी तो 1200-1400 कमाता भी नहीं, वो कहाँ से करेगा। लेकिन ये बात ठीक है कि कहीं से कोई इस तरह की जानकारी मिलती है, लेकिन प्रशासन पूरे तरह से चौकस है। आपको पता होगा कि ड्रोन के द्वारा भी जो दुर्गम क्षेत्र है, नदी किनारे हैं, जहाँ शराब का अवैध चुलाई होता था, शराब माफिया द्वारा इस तरह का व्यवस्था करके लुका के वहाँ से नदी के किनारे से नाव से चाहे जहाँ से भी गाड़ी से जो सप्लाई होता था उस पर प्रशासन चौकस है। निरंतर उस पर कार्रवाई हो रही है, बरामद भी हो रहा है और सरकार उस पर पूरी तरह से अंकुश लगाने का प्रयास कर रही है। अब बहुत अधिक माने उसमें सफलता भी मिली है। कई वरिष्ठ पत्रकार का यह भी कहना है कि नीतीश कुमार जी का ध्यान केवल शराबबंदी पे है और शराब को
छोड़ दे तो बाकी सारे सिस्टम उनकी पूरी तरह से गड़बड़ हो गई है, पूरी चरमरा गई है। उनका ध्यान हर दूसरे दिन चौथे दिन एक नया कानून आता है शराब पे, बाकी किसी चीज़ों पे बन नहीं रहा है। इस पे क्या कहेंगे? शराब बंदी का जो विधेयक था उसमें जहाँ जहाँ सुधार की उनको ज़रूरत महसूस हो रही है उसमें वो सुधार करके दिशा निर्देश प्रशासन को दे रहे हैं और वो सराहनीय कार्य है। अभी एक हवा बहुत तेज चल रही है और कहा जा रहा है कि कुछ वरिष्ठ पत्रकार के साथ बातचीत कर रहे थे नीतीश कुमार जी, और उस दौरान उन्होंने कहा था कि हाँ, तीनों सदन हम घूम चुके हैं, केवल राज्यसभा का स्तर बाकी है, राज्यसभा का मुंह नहीं देखा है। उसके बाद ये हवा बहुत तेज हो गई कि अफवाह है, क्या है कि नीतीश कुमार जी उपराष्ट्रपति बनाए जा सकते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का भी खत्म हो रहा है कार्यकाल, तो उपराष्ट्रपति बनाए जा सकते हैं। ऐसा वाकई है या केवल अफवाह है? ऐसे तो पार्टी के जो अधिकृत नेता हैं उन लोगों ने मीडिया के द्वारा बात बता दिया गया है और मुख्यमंत्री तो ठीक है कहे कि हम तीनों सदन में चल गए हैं, उसमें केवल नहीं गए हैं। उसका ये तात्पर्य नहीं ना है कि हम केंद्र में जा रहे हैं, उपराष्ट्रपति बन रहे हैं। पार्टी के जो लीडर हैं उन लोगों के द्वारा पार्टी का जो अधिकृत स्टैंड है उसको बता दिया गया है लोगों को कि 25 तक इनको जनादेश मिला है और बिहार का लोग चाहते भी हैं कि बिहार में काम करें, तो 25 तक तो इनको काम करना है बिहार में ही। ऐसा मुख्यमंत्री जी भी इस पर स्पष्ट कह चुके हैं। 25 तक कहीं नहीं जा रहे हैं? 25 तक तो पार्टी की ओर से भी बताया गया है कि 25 तक तो इनको जनादेश मिला है, 25 तक बिहार में ही काम करना है इनको। उसके बाद अगर जो कि यह खुद चुनाव में ऐलान कर चुके हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, उसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ेंगे या मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहेंगे, ऐसा कुछ, तो उसके बाद कौन बन सकता है? नीतीश कुमार जी के बाद कौन लोग हो सकते हैं या कौन बन सकता है? मुख्यमंत्री जी तो चुनाव के अंतिम चरण में ये जो घोषणा किए थे कि ये अंतिम चुनाव है, तो उस दिन अंतिम चुनाव था ही उस चरण का। चरण का अंतिम चुनाव था ये। हाँ, अंतिम चरण था, तो अंतिम चरण में उन्होंने जनता को संबोधित किया। अभी तो स्वयं है तो कैसे पहले बता दिया जाए कि कौन बनेगा। एक हवा और इसी समय चल रही थी कि जदयू का भाजपा में विलय हो जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, जदयू का भाजपा में कैसे, भाजपा का अलग सिद्धांत है, जदयू का अलग सिद्धांत है। वो अलग पार्टी है, वो अलग पार्टी है, गठबंधन है, ऐसा कोई बात नहीं, ये सब अफवाह है। एक और नाम है मुकेश सहनी जी। मुकेश सहनी के उनके जो 3 विधायक थे उनको भाजपा में वो जाके मिल गए हैं और वो अकेले हो गए हैं। उसके बाद ये कहा जा रहा था कि उससे पहले वो जस्ट जब ये घटना हुई से 2 दिन पहले या 1 दिन पहले वो नीतीश कुमार जी से जाके मिले थे। तो मुकेश सहनी के साथ ऐसा हुआ, उनको फिर मंत्रालय से भी इस्तीफा देना पड़ा। अब वो एक समय पे वो मंत्री थे, अभी देखा जाए तो वो कुछ नहीं है। तो इस पे आप क्या कहेंगे कि इसमें किनका रोल था? इसमें तो भाजपा और बीजेपी मुकेश सहनी ही आपको बताएंगे, हम इस पर क्या प्रतिक्रिया दें। हम दूसरे दल के हैं, वो दूसरे दल के वो हैं, वो पहले गठबंधन में थे, अब गठबंधन से बाहर हैं, तो इस पर हमारे तरफ से प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है, ये वही बताएंगे। अब आते हैं वापस से बिहार के विकास दर पे बात करेंगे। बिहार में जो है, बिहार में विकास कितना हुआ इस बार पहले की अपेक्षा? इस बार जब पहले एक ठीक बात है कि सुशासन बाबू अपने आप को कहते हैं या लोग कहते हैं उनको, न्याय व्यवस्था में भी काफ़ी उन्होंने सुधार लाया है, क्राइम वापस घटा है, ट्रांसपोर्टेशन में लोगों को हर जगह कनेक्ट किया, लेकिन हर जगह कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भरा हुआ है। हर जगह जो है भ्रष्टाचार भरा हुआ, काम ठीक से नहीं हो रहा है। ठीक है, हर विपक्षी दल हमेशा से ये आरोप लगाते रहे कि हर चीज़ में भ्रष्टाचार भरा हुआ है। तो इस पे आप क्या कहेंगे कि विकास दर कितना हुआ है? क्या अगली बार फिर से जदयू ओवरकम कर पाएगी, जदयू वापस से बड़ी पार्टी बन पाएगी बिहार में? देखिए, इनको काम करने का 2005 से मौका मिला, तो 2005 के पहले यहाँ कुछ नहीं था, न सड़क था, न पुल पुलिया था, न स्वास्थ्य के क्षेत्र में जर्जर हालत था, विधि व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं थी। 5 बजे के बाद कोई डर से निकलता नहीं था, कोई दिन में भी निकलता था तो संदेह रहता था घर के लोगों को कि भाई सुरक्षित लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। तो ये सब उनको मौका मिला, तो अब तक जो काम आपके सामने ये सब सेक्टर में जो हुआ है, और बिहार का जो विकास दर है, विकास दर को भी हमेशा कंटिन्यू उसका अच्छा ही रहा है। कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में हो या और भी कृषि के क्षेत्र में हो, कृषि रोड मैप के तहत भी बहुत काम बिहार में हुआ है, जिससे कि गांव के किसान को, मजदूर को भी रोजगार मिला और उनकी स्थिति बहुत खुशहाल हुई है। तो ये सब क्षेत्र में इन्होंने काम किया
और आगे भी काम कर रहे हैं। और विधि व्यवस्था के क्षेत्र में भी अच्छा ही काम हुआ है। भ्रष्टाचार का जहाँ तक बात है, तो भ्रष्टाचार के बारे में सरकार का जो एजेंसी है भ्रष्ट लोगों को पकड़ रही है, और जहाँ जानकारी मिल रहा है, जहाँ साक्ष्य मिल रहा है, उसके आधार पर उसका अरेस्टिंग हो रहा है, संपत्ति जब्त हो रहा है। विजिलेंस लग रहा है कि जैसे हर दिन किसी न किसी अधिकारी के बारे में आ रहा है कि वो पेपर में छप रहे हैं, विजिलेंस उनको पकड़ रही है कि उनके पास करोड़ों की संपत्ति है। तो ये लगता है कि 2020 के बाद से ये और ज़्यादा तेज हो गया। तो क्या नीतीश कुमार जी का ऐसा है कि जाते जाते जितनी करप्शन को उसको साफ करते जाए, या ये किसी और चीज़ है? देखिए, पहले भी आपको मालूम होगा कि आईएएस आईपीएस लोग जो अधिकारी थे, जिस पर इनके पहले कोई भी मुख्यमंत्री या सरकार उसको पकड़ नहीं पा रहा था। इनके समय में आयुक्त स्तर के आईएएस और डीजीपी स्तर के अधिकारी का भी घर मकान सीज हुआ, उनकी अवैध संपत्ति जब्त हुई। और जहाँ जहाँ इनको जानकारी मिल रही है, सरकार के एजेंसी को जानकारी मिल रही है, वो कानून के तहत उसको कार्रवाई कर रहा है और उसको जब्त कर रहा है। और बहुत बहुत सारे लोगों को बर्खास्त भी किया गया है ट्रायल करा के। अभी 3 गो हाल ही में उप समहर्ता स्तर के अधिकारी को बर्खास्त किया गया है कैबिनेट से। तो लगातार इनका सरकार का जो है ना, वो भ्रष्टाचार के सवाल पर कार्रवाई होते जा रहा है। कुछ आखिरी सवाल। सबसे पहले कि आप इस क्षेत्र से हैं, सोनपुर के क्षेत्र से हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सोनपुर मेला जो विश्व प्रसिद्ध मेला था, सबसे बड़ा पशुओं का मेला था, पहले तो पशु मेला को बैन कर दिया गया। कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार जी नालंदा को ज़्यादा से ज़्यादा विकसित कर रहे हैं? उसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि नालंदा आज बहुत ज़्यादा विकसित हो गया, लेकिन उसके अलग ये सोनपुर का इतिहास ख़त्म हो रहा है। ये जो सोनपुर मेला है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, उसका इतिहास दिन पर दिन, अभी तो कोविड के वजह से, लेकिन उसके बावजूद भी उनका कुछ ना कुछ हर चीज़ वो बैन होते जा रहा है। लोगों में जो पर्यटक यहाँ आते थे उसमें कमी आ रहा है। तो इस पे क्या बोलेंगे? देखिए, सोनपुर हरियर क्षेत्र मेला का आज तक कोई नहीं बता सकता है कि कब से मेला लग रहा है। यहाँ मुगल काल के पहले से ही, आदिकाल से लेकर और मुगल काल से लेकर अंग्रेज के शासन तक, और आज तक ये मेला जो है उसी रूप में लगता है जिस रूप में पहले लगता था। जानवरों का मेला था। कुछ प्रतिबंधित जानवर जो थे, जिनका तस्कर लोग करते थे, जिस पर सरकार को जानकारी मिली तो उस आधार पर उस पर प्रतिबंध लगा। और पशु निवारण अधिनियम के तहत जिनका पशुओं का शोषण होता था, उस पर भी सरकार को लगा कि ये पशु का माने हताहत कर रहे हैं, तो इसलिए उस वैसे पशु पक्षियों पर क्रय विक्रय पर रोक लगा। दूसरी बात है कि ऐसा नहीं है कि सरकार राजगीर को विकसित कर रही है। राजगीर, आपको पता होना चाहिए कि राजगीर बौद्ध सर्किट और जैन सर्किट है। वहाँ इंटरनेशनल तीर्थ स्थल है बौद्ध और जैन धर्म का। देश विदेश से लोग आते हैं। और वहाँ आपको पता होगा कि यूरोप का लोग जब जंगल में घूमता था, उस समय आपको राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय कार्यरत था। तो ऐतिहासिक तौर पर और सांस्कृतिक तौर पर वो पहले से ही विकसित रहा है। ऐसा नहीं है कि सरकार वहाँ के लिए ज़्यादा कर रही है। यहाँ के लिए भी मुख्यमंत्री जी सारण के लिए भी कम नहीं किए हैं। सारण में शाहपुर दिघवाड़ा रेल गंगा ब्रिज पर पुल दिए हैं, इतना सब रोड हुआ है। सोनपुर मेला का इतिहास तो घटता जा रहा है। नहीं, सोनपुर मेला का इतिहास कैसे घट सकता है? वो ऐतिहासिक जगह है, सांस्कृतिक जगह है। हर और हरी का वहाँ पदार्पण हुआ है गजगराह के लड़ाई में, तो उसका महत्व तो कभी कम नहीं हो सकता है। एक लाइन में आप इसका आंसर दीजिएगा कि या नीतीश कुमार जी के राज में या नीतीश कुमार जी के राज के बाद, जब कोई और जदयू के ही हो मुख्यमंत्री हो, तो वापस से क्या दारू फिर से सप्लाई होगा, चालू हो सकता है, नहीं हो सकता है? नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री के समय में या फिर उनके नेतृत्व में कोई भी इस तरह का निर्णय नहीं हो सकता है। इसलिए कि मुख्यमंत्री का निर्णय जो है ना, वो अंतिम रहता है। वो सोच समझ कर निर्णय लेते हैं। बिहार के सब लोग जानता है। इसलिए अगर मान लेते हैं, सिर्फ मान लेते हैं कि अगर नीतीश कुमार जी सेंटर जाते हैं और भाजपा का कोई अगर मुख्यमंत्री भविष्य में ऐसा बनता है और जदयू भाजपा एक साथ ही है, तो उसके गठबंधन में सरकार है, तो और भाजपा का मुख्यमंत्री ऐसा लगाया कि भाजपा आएगी, तो वापस, इससे आप खुद भी अवगत होंगे कि भाजपा आएगी तो ऐसा हवा है कि वापस से शराबबंदी जो है वो ख़त्म हो जाएगा और फिर से चालू हो जाएगा कुछ रेगुलेशन के साथ। तो क्या उस वक्त जदयू भाजपा के साथ रहेगी, नहीं रहेगी? देखिए, अभी तो उसका कोई संभावना ही नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है।
मतलब अभी जो ऐसा कोई बात नहीं है। जदयू जब भी रहेगी वो दारूबंदी के सपोर्ट में रहेगी। दारूबंदी लक्ष्य है उसका, जनता का मांग था, महिलाओं का मांग था, इसलिए वो लोक कल्याण के लिए निर्णय लिया हुआ है, वो वापस नहीं नीतीश कुमार जी करेंगे। काफ़ी लंबा समय रहा, काफ़ी हमने आपका समय लिया और आपने हमें अच्छा समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी सवाल कि भविष्य में कोई योजना है आगे चुनाव लड़ने की, क्योंकि आप इतने साल से राजनीति में अपना समय दिए, तो कोई योजना कि अभी मौका मिलेगा तो चुनाव लड़ेंगे और कहाँ से लड़ेंगे? हम लोगों का तो, हमारा तो कार्य क्षेत्र सारने जिला है, अगर पार्टी अगर लड़ाना चाहेगी या वैसा स्थिति होगा तो सारण से ही लड़ा जाएगा चुनाव। तो ये थे जदयू के वरिष्ठ नेता, काफ़ी समय से इन्होंने राजनीति में, और सबसे बड़ी बात है कि आज के डेट में समय में एक पार्टी में इतने लंबे समय तक कार्यकाल बहुत ही कम लोगों को आपको देखने को मिलेगा। और आपको साथ ही बता दें कि दारूबंदी वाकई बिहार का एक अच्छा कार्यक्रम है। अलग बात है जैसे कि ड्रग्स बैन है, ये बैन है, उसी तरह शराबबंदी, सीधाप तक भी सपोर्ट करता है कि शराबबंदी होना चाहिए और बिहार के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। और साथ में आप ये हमें कमेंट करके बताएं कि लोकतंत्र के चौकीदार श्री मंगल प्रसाद सिंह कैसे रहे, इनका आपका जवाब, इनका न्याय संगत या संतोषजनक रहा ना रहा, क्या ये लोकतंत्र के प्रहरी है नहीं है। और देखते रहिए सीधे आप तक, हम फिर मिलेंगे किसी नए अंक में नए चौकीदार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ध्यान